नाउ लेट्स टॉक अबाउट डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स. सो डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स आपके पास होते हैं क्लाइंट सर्वर होते हैं, पीयर टू पीयर होता है, आपके पास होता है पैरेलल ग्रिड या क्लस्टर होता है. द डिफरेंस बिटवीन ग्रिड एंड क्लस्टर इज़ दैट जो क्लस्टर होता है वो होमोजीनियस होता है, यानी उसकी सारी सेम लेवल ऑफ सेम हार्डवेयर एंड ओएस होता है, वेयर एज ग्रिड के अंदर आपके पास डिफरेंट हार्डवेयर एंड ओएस होता है. आपके पास जो क्लस्टर होता है इट इज़ ऑन द सेम लोकेशन एंड योर ग्रिड इज़ ऑन योर डिफरेंट लोकेशन. Then you have also service oriented architecture as well. So let's take a look at distributed object architecture. ये 3-tier architecture होता है, which means it's divided into 3 layers. First is your presentation layer, the first tier. Second is your business layer, and the third is your backend layer. So आपके पास फर्स्ट लेयर के अंदर GUI होता है, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस होता है विंडोज़ का या जावा का, जिसका भी आप यूज़ कर रहे हैं. देन आपके पास आ जाता है सेकंड लेयर, बिजनेस लेयर. यहाँ पे सारी इसकी कम्युनिकेशन हो रही होती है. एंड थर्ड ईयर वो बेसिकली स्टोरेज डेटाबेस से एक्सेस कर रहा होता है. देन यू हैव डिस्ट्रीब्यूटेड क्लाइंट स्ट्रक्चर, जिसके अंदर आपके पास नेटवर्क से कनेक्टेड होते हैं क्लाइंट्स एंड सर्वर, और नेटवर्क अलाउज द क्लाइंट टू एक्चुअली कॉल द सर्विसेज. ठीक है, तो आपके पास क्लाइंट एंड सर्वर जो होता है, क्लाइंट को बेसिकली पता होता है कि सर्वर कहाँ है, लेकिन सर्वर डजंट नेसेसरली नोज वेयर द क्लाइंट इज, राइट. सो इसके अंदर आपके पास ये बना हुआ है कि ये नेटवर्क से कनेक्टेड हैं, दीज आर लाइक द क्लाइंट्स एंड दिस इज द सर्वर. द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस आर दैट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेटा काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है. इट मेक्स यूज़ ऑफ नेटवर्क सिस्टम्स, ठीक है, क्योंकि एफिशिएंट नेटवर्क सिस्टम हो रहा है, काफ़ी डेटा ट्रांसमिशन काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है. इट मे रिक्वायर चीपर hardware, and also that it is easy to add or upgrade clients or servers in this. So so there's 4 things. One is your easy data transmission. Second is it is easier to add and upgrade more servers or clients. It is using efficient networking, and fourthly it may require cheaper hardware. The disadvantage is that कि यहाँ पे redundant management हो रही है, क्योंकि यहाँ पे management यहाँ भी हो रही है, यहाँ भी हो रही है. प्लस ये आइडेंटिफाई करना कि कौन से सर्वर्स में कौन से सर्वर्स अवेलेबल हैं और कौन सी सर्विसेज अवेलेबल हैं, दैट्स अ लिटिल बिट टीरियस. ठीक है, ऑल्सो अगर डेटा शेयर्ड मॉडल नहीं हो रहा तो इसके पास डिफरेंट डेटा होगा, इसके पास डिफरेंट डेटा होगा, और उसको मैनेज करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा. So that was it. But central register is basically for availability of servers and services, and no shared data model is what I explained right now. Middleware. So ये जो आपकी बीच की जो लेयर होती है ना, इसको middleware भी कह रहे होते हैं. Middleware is responsible for managing and supporting your different components of your architecture जो भी आपका यूज़ कर रहे हैं. So इस architecture के अंदर हम basically ये कह रहे होते हैं कि या तो examples आ जाती हैं आपके पास डेटा कन्वर्जन की, ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग की, कम्युनिकेशन कंट्रोलर्स की. ठीक है, लेयर्ड ऐप आर्किटेक्चर के अंदर बिल्कुल सेम है, बस फ़र्क ये है कि इसको हम बीच वाले को कह रहे हैं एप्लीकेशन प्रोसेसिंग लेयर, और लास्ट वाले को बोल रहे हैं डेटा मैनेजमेंट लेयर. So this is used for showing the data and collecting the input. This is for processing, and this is for your collecting or managing your database. Tiering, 2-tier 3-tier architecture होता है. 2-tier is not that good because client directly access कर सकता है server को, and this is like a security breach. So instead we use 3-tier architectures, जिसके अंदर बीच में बस agent आ जाता है, which is technically your middleware, which is responsible for your authentication and all of the middle processing. Then you have thin client and fat client. फ़र्क ये thin client के अंदर जो server होता है वो app processing भी कर रहा होता है, which is this middle part, and it's also maintaining the data management. So आखिरी के दो basically server संभाल रहा है और client first वाला संभाल रहा है. fat के अंदर हम बोलते हैं कि first तो आपके पास client संभाल रहा है, which is presentation and app process, and the last one is being supported by the server, which is your data management. So that's fat client. Scaling होती है client server के अंदर. Basically we're talking about a heterogeneous environment, which means the machines are on different locations. तो वर्टिकल स्केलिंग होती है, जिसके अंदर हम बेसिकली क्या करते हैं, एक मशीन में हम उसकी GPU रिसोर्सेज या रैम और उनको इंक्रीज़ कर होते हैं. सो वर्टिकली एक कंप्यूटर इंक्रीज़ हो रहा है. वेयर एज हॉरिजॉन्टल स्केलिंग के अंदर हम ये बोलते हैं कि वी आर इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ कंप्यूटर्स. ठीक है, and yeah, so servers are needs to be expensive because for higher GPU they're responsible for backend logic, and clients are very less expensive because they're only responsible for the front end.
Now, lastly, I'm going to touch upon object-oriented systems and interoperability. So, interoperability basically ये कहता है कि हर एक ऑब्जेक्ट जो भी हम एक अगर ऑब्जेक्ट ट्रांसफ़र कर रहे हैं सी है सो नॉट इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग्स बट अगर हम ऑब्जेक्ट्स ट्रांसफ़र कर रहे हैं सो हर एक ऑब्जेक्ट का ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म अलग होगा, उसका वायर प्रोटोकॉल अलग होगा. इट इज़ वेरी सिमिलर टू जैसे आपके प्रोसीजर्स होते हैं ना मेथड्स के अंदर, जो कोल के अंदर हमारे पास डिफरेंट प्रोसीजर्स थे, डिफरेंट टेक्निक्स थी. सो जैसे प्रोसीजर्स के अपने मेथड्स डिफरेंट होते हैं, इसी तरीके से आपके हर ऑब्जेक्ट के क्या कहते हैं वायर प्रोटोकॉल्स डिफरेंट होते हैं. सो वेरियस ऑब्जेक्ट्स रिक्वायर नॉन स्टैंडर्ड पोर्ट्स, ठीक है, क्योंकि जो पोर्ट्स वो नॉर्मली यूज़ कर रहे होते हैं वो डिफ़ॉल्ट फायरवॉल की सेटिंग्स के साथ अलाइन नहीं होते हैं. सो दे आर बेसिकली यूजिंग दैट, तो उसमें बेसिकली आपकी थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है उसको मैनेज करना. सो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम्स क्या होते हैं, दे आर वेरी फाइन ग्रेन एज़ कम्पेयर टू वेब सर्विसेज, जहाँ पे हम बोल रहे थे कि वो आपके पास दे आर कोर्स ग्रेन, ठीक है. क्योंकि फाइन ग्रेन इसलिए कह रहे होते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड को, क्योंकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के अंदर आपके पास हर ऑब्जेक्ट के पास वो कुछ रिसोर्स कंटेन कर रहा होता है और उसको ट्रांसपोर्ट उसको ट्रांसपोर्ट करने में मुश्किल इसलिए होता है बिकॉज नेटवर्क ट्रैफिक पे ना आपको आइडेंटिफाई करना होता है कि ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट कर रहा है या वो डिस्ट्रॉय हो चुका है. तो ऑटोमेटिकली उसकी नेटवर्क की ट्रैफिक भी की नेटवर्क ट्रैफिक बढ़ रही होती है और आपकी परफॉर्मेंस डिक्रीज़ हो रही होती है बिकॉज ऑब्जेक्ट्स को अगेन लाइक आई सेड उनकी ट्रांसपोर्ट मैकेनिज़म्स अलग हैं, उनके वायर प्रोटोकॉल्स अलग हैं, विच मीन्स के इट्स वेरी डिफ़िकल्ट फॉर देम टू बी ट्रांसमिटेड. सेकेंडली देयर persistent ऑब्जेक्ट सिस्टम्स होते हैं. persistent का मतलब ये होता है कि हर एक कंप्यूटर को बस सेम डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है, लोड बैलेंसिंग कर रहा है, ठीक है. एंड स्टेटलेस बेसिकली स्टेटलेस ऑब्जेक्ट्स वो ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो बेसिकली बिफोर मेथड कॉल डिस्ट्रॉय हो रहे होते हैं. और स्टेट वाले जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो बेसिकली वो होते हैं जिसके अंदर उनकी स्टेट जो होती है वो मेंटेन हो रही होती है किसी नॉन डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में. सो एग्जांपल है इसके, अगर एक ऑब्जेक्ट है उसके पास एक डेटाबेस है तो वो बेसिकली एक स्टेट कहीं पे मेंटेन कर रहा होगा, ठीक है. और वो बेसिकली अगर सर्वर पे हमने डिप्लॉय किया हुआ है तो वो इक्वली हर कंप्यूटर पे जाएगा. तो बेसिकली सर्वर की जो स्केलेबिलिटी होती है उसमें मसला आ रहा होता है, इसलिए वी आर नॉट प्रेफरिंग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम्स, इंस्टेड वी आर यूजिंग योर वेब सर्विसेज इंस्टेड. मैं पास पर देख रहा था, सो वी हैव एन एग्जांपल ओवर हियर वेयर इट सेज के व्हाट इज़ द बेनिफिट, व्हाट बेनिफिट डज वेब सर्विसेज हैव ओवर डिस्ट्रीब्यूटेड ऑब्जेक्ट्स. तो आप ये कहते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटेड ऑब्जेक्ट्स आर फाइन ग्रेन, दैट एवरी चेंज इन द ऑब्जेक्ट हैज़ टू बी प्रोपेगेटेड अक्रॉस द सिस्टम. हाउएवर वेब सर्विसेज में ये ज़रूरत नहीं होती क्योंकि वो कोर्स ग्रेन होते हैं, और सिंस अगर प्रोपेगेट हो रहा है हर एक माइन्यूट चेंज भी प्रोपेगेट हो रहा है तो वो बेसिकली डिसएडवांटेज बन जाता है बिकॉज ऑफ नेटवर्क लेटेंसी. So yeah, that was it.